हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के अंतर्गत अलंकार के बारे में इसके पहले हमने शुरुआत की थी। अलंकार के बारे में हमने बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। हमने शब्दालंकार के बारे में हमने पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार के बारे में। इसके पहले हमने अपने पहले क्लास में अर्थालंकार के बारे में बताया था, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार और इसके आगे के अलंकार, लेकिन जगह कम होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। इसके बाद मैं इनको मिटाने के बाद फिर से लिखूंगा। क्लियर है? जैसा कि लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिख लो। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिख लो, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल लिखोगे उसी में। अभी देखिए, ये डेफिनेशन जो लिखी गई है, ये डेफिनेशन समझ में ना आ पा रही होगी, लेकिन एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, उपमेय में, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, बस ऐसे देगा। इसलिए आपको डेफिनेशन या परिभाषा इनकी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात किसकी, ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे वो पहचान मैं बताऊँगा। क्लियर है? तो इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का अर्थ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पहचानने की पहचान क्या होगी वो चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है? कैसे हम पहचानेंगे, इस अलंकार का एग्जाम्पल है, यह उदाहरण है, यह कविता है, यह दोहा है, यह जो चौपाई है, जो कुछ भी दिया रहेगा कैसे हम पता करेंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन ये डेफिनेशन आप लोग को याद रखनी होगी। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं रही, अगर एग्जाम पे आ गया तो गलत करके आ जाओगे। कैसे पता चलेगा किस चीज़, किस अलंकार का है या कौन सा अलंकार होता है? इसलिए आपको याद रखना है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, गोरे मुख पे श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, मानहु चंद बिछाई के पौड़े शालिग्राम। गोरे मुख पे जो काला तिल होता है वो बहुत अच्छा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे चांद जो है बिछा दिया है, चांद की रोशनी उस पर छा गई है या ओढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो अर्थ में मत जाइए, अर्थ नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। मान लो कि एक अर्थ पढ़ लिए, एक दोहा पढ़ लिए, उसका अर्थ हमको समझ में आ गया, मगर हर दोहे में तो अर्थ नहीं समझ में आएगा ना। तो इसलिए उसकी पहचान लिखो। इसकी पहचान क्या होगी? जनहू जनु जानो, इसकी लिखोगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखो, एग्जाम्पल लिखो और लिखो पहचान। मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में जो दोहा दिए होंगे कैसे हम पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार का है, तो उसके आगे लिखो पहचान। ठीक है? पहचान में लिखो, जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में दोहा अलंकार में, दोहा, चौपाई या फिर काव्य, ठीक है, में जहाँ पर ये शब्द प्रयोग हों तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये शब्द कौन से हैं लिखो। जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, मनहु मनहु मानहु, मनहु मानहु, मनहु मानहु, जानहु जनहु जानहु,
जनहूँ जानहूँ, जनहूँ जानहूँ, क्लियर है। जैसे, ज्यों, जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वह अलंकार, वह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा। हमने क्या बोला? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या बोला? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल हमने क्या बताया? गोरे मुख पे श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, मानहु चंद बिछाई के, चंद कहे तो चंद्रमा, मानहु चंद बिछाई के पौड़े शालीग्राम। ठीक है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। देखो हमने क्या लिखवाया इसकी पहचान के लिए, जहाँ पर जनू, जानो, मनु, मानो, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, ज्यों जैसे शब्दों का या वाचक शब्दों का, जैसे वाचक शब्दों का अगर प्रयोग होता है एग्जाम्पल में या उदाहरण में तो वह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा। तो यहाँ देखो मनहु, मनहु, मानहु लिखवाया हूँ, ये मानहु यहाँ पर है, तो ये अलंकार का है, ये उदाहरण किस अलंकार का होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब एक उदाहरण के बारे में अब 1000 उदाहरण आएंगे तो ये वर्ड उसमें यूज होंगे, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इस अलंकार का उदाहरण है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैं हजार क्वेश्चन लिख करके मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि 1000 क्वेश्चन लिख करके मेरे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बस मैं स्लाइड मूव करता रहूँ और यहाँ पर देख के बताता रहूँ, क्योंकि मुझे लिखना होता है। ऐसे में पढ़ के सुना दूँ नहीं हो पाएगा, ना तो आप समझ पाएंगे ना मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में। इसलिए वही चीज़ लिखूँगा, उतना ही लिखूँगा जितना समझने के लिए ज़रूरी है। अगर एक क्वेश्चन, अगर ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आएंगे, 100% आप सही आंसर टिक करोगे। बस समझाने का काम मेरा है, उसको समझने का काम आपका है, और उसको प्रैक्टिकली लाना आपका काम है। लाने के लिए मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकली लाना है, बस लाना आपको है। तो मैंने बताया तरीका, इन वर्डों को यूज कर लो, इन वर्डों को यूज कर लो, उत्प्रेक्षा अलंकार में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जहाँ बिना किसी कारण के, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ? जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब देखो कैसे बिना कारण के, मतलब अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, मैं बोला नहीं हूँ लेकिन तुमने बात सुन लिया, तो मैं मेरे बोले बगैर ना तुम अपने आप सुन लिए। मान लो कि मैं गूंगा हूँ, मैं नहीं बोला, सामने वाला अपने आप बोल दिया कि ये मुझे गाली दिया है, ये मुझे ऐसा बोला है, ये मुझे ऐसा बोला है, तो बिना कारण के होते हुए भी अपने आप, बिना कारण के होते हुए भी आप कार्य को मान लो वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार। जैसे कोई व्यक्ति है गूंगा है, बोल नहीं सकता, कोई व्यक्ति है बहरा है, सुन नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी सुन रहा है, बोल नहीं सकता फिर भी बोलने का अर्थ सामने वाले निकाल रहा है कि उसने बोला है। सुन नहीं सकता लेकिन फिर भी कहते हैं वो सुना हुआ है। ठीक है, चल नहीं सकता, उसके पैर नहीं, इसके बावजूद बोल रहे हैं वो चला है। उसके हाथ नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद उसका कारण रिजल्ट क्या आ रहा है कि उन्होंने ये काम किया है। तो वही चीज़ लिखा है, बिन पद चले, मतलब बिन पद मतलब बिना पैर के चले, सुने बिनु काना, बिना कान के सुने, मतलब जो काना था ना, कन्मा हो जाते ना या काना हो जाते, मतलब सुनते नहीं, कान से बहरे हो जाते हैं, तो सुने बिनु काना। कर मतलब यहाँ पर क्या है? कर का मतलब है यहाँ पर हाथ। ठीक है, कर मतलब हाथ, बिनु करम, हाथ के बिना काम करे,
करे विधि नाना, हाथ के बिना काम अलग अलग प्रकार के काम करे। ऐसा हो सकता है क्या कि उसके हाथ न हो, अलग अलग प्रकार के काम करे, या उसके हाथ न हो बोल दे कि वो लिखे? लिख तो सकता, कई लोग होते हैं पैर से लिख लेते, चलो मान लिया, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हाथ से ही होते हैं। तो जिसके हाथ नहीं वो हाथ के बगैर कैसे कर सकता है? जिसके पैर नहीं है वो बगैर पैर के कैसे चल सकता है? जिसका कान में सुनाई नहीं देता वो कैसे सुन सकता है? तो वही है कि जब कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, इसकी यही पहचान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है। क्लियर है? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद आगे मैं और भी अलंकार के बारे में लिख रहा हूँ। क्लियर है? अगला पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, उल्लेख का मतलब उल्लेख करना, ठीक है ना? उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार में लिखो, जब एक वस्तु का उल्लेख, जब एक वस्तु का उल्लेख जब एक वस्तु का उल्लेख अनेक प्रकार से किया जाए, अनेक प्रकार से किया जाए, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। हमने क्या बोला? जब एक वस्तु को उल्लेख अनेक प्रकार से किया जाए तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। एग्जाम्पल लिखो एक, बस मैं एक एग्जाम्पल ही मेरे लिए या आपके लिए काफ़ी है, बस आप प्रैक्टिस करो, 100% सही लगाओगे। बस एक एग्जाम्पल के बारे में अगर समझ लिए अच्छे से, मैंने जो समझाया एग्जाम्पल के बारे में, अगर वो एग्जाम्पल समझ लिए, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आए 100% आप कर दोगे। ठीक है? ये मैथ का ट्रिक नहीं है कि अलग अलग इसमें तरीके से आएंगे। क्लियर है? अब देखो, जब एक वस्तु का उल्लेख अनेक प्रकार से किया जाए, अगर एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसा आता है जो समझ में नहीं आ रहा, तो उस एग्जाम्पल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो और एक एक वर्ड करके पढ़ो और उसको समझो, तब वो ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा कि ये इसमें ये इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में क्या कहना चाहता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, तो ये उदाहरण है जो है वो किस अलंकार का उदाहरण होगा। क्लियर है? तो अब इसका एग्जाम्पल लिखो, जब कृष्ण कंस के द्वारा रचित रंगभूमि में पहुंचते हैं तो स्त्रियों ने उन्हें क्या समझा? कामदेव। स्त्रियों ने उन्हें कामदेव तथा यदुवंशियों ने कामदेव, यदुवंशियों ने अपना हितैषी और नंद ने अपना पुत्र समझा। जबकि
रावण, रावण ने उन्हें क्या समझा? यमराज। अब देखो, एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उल्लेख कर रहे हैं। कोई कहता है ये मेरा पुत्र है, कोई कहता है ये कामदेव है, कोई कहता है ये हमारा हितैषी है, कोई कहता है ये यमराज है। तो एक ही व्यक्ति को लोगों ने अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है, तो वहाँ पर क्या होगा? उल्लेख अलंकार। मान लो कोई मुझे किसी रवि के नाम से बुलाता है, जैसे कोई मुझे मेरे किसी और नाम से बुलाने लगे, कोई फ्रेंड, मजाकिया फ्रेंड जो है किसी और नाम से मुझे कभी कॉलेज में या स्कूल में बुलाता हो, तो सब लोग अलग अलग नाम से जब एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से बुलाएं या एक ही व्यक्ति का वर्णन अलग अलग नामों से किया जाए या अलग अलग प्रकार से किया जाए, तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। क्लियर है? इसको रफ कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार लिखो। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या प्रतिशयोक्तिपूर्ण किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या प्रतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शित किया जाए या वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए या प्रदर्शित किया जाए, इसको वर्णन ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मतलब अगर कोई बात करनी हो, छोटी सी बात है, लेकिन उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाए कि जिसकी सीमा ना हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक बात बता दूं, जैसे जहाँ पर व्यंग्यात्मक जो व्यंग्यकार होते हैं ना, जो व्यंग करते हैं, वही व्यंग के जितने उदाहरण होंगे सब अतिशयोक्ति अलंकार में आएंगे। जैसे एक बार महात्मा गांधी ने बोला था कांग्रेस में, जब कांग्रेस के अधिवेशन था, भारत की स्वतंत्रता के पहले, भारत की स्वतंत्रता के पहले जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, तो कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस में और महात्मा गांधी की अनबन हो गई थी। तो गांधी जी ने बोल दिया था कि मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा कर दूंगा। तो ये कहने वाली बात है ना, मुट्ठी भर बालू से तो होता नहीं है, तो मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा पूरे भारत में आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो वही बात है कि जब किसी छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके इतना प्रदर्शन कर दिया जाए या उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे यह मुख नहीं चंद है, जैसे यह मुख नहीं चंद है। चंद मतलब चंद्रमा। यह मुख नहीं है, किसी व्यक्ति का मुख देख करके किसी ने कह दिया मुख नहीं है, चंद्रमा है, मतलब वो इतना सुंदर है कि जैसे चंद्रमा है ना। तो कितना बढ़ा चढ़ा के चंद्रमा से तुलना कर दिए, तो सोचने वाली बात है, कोई व्यक्ति चंद्रमा के समान कैसे हो सकता है? चंद्रमा कैसे हो सकता है? सॉरी, मुख नहीं चंद है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मुख जो है वो चंद्रमा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कह सकता था कि यह इसका मुख चंद्रमा के समान है, वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? यह मुख नहीं, मैंने गलत लिखा, यह मुख नहीं चंद है, मुख नहीं चंद है। चंद मतलब चंद्रमा है, हुआ ना बढ़ा चढ़ा करके। और दूसरा एग्जाम्पल, बाणों को देखते ही बैरियों के प्राण छूट गए। बाणों को
देखते ही बैरियों के प्राण छूट गए। मतलब बाणों, मतलब जो धनुष बाण होती है ना, धनुष की वो कमान होती है, धनुष बाण, ये धनुष बाण वाला है बाण, जो जिसे तीर बोलते हैं। तो तीर को देखते ही बैरियों मतलब दुश्मन के प्राण छूट गए। अब बताओ, ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ से बंदूक चलाई नहीं, सामने वाला मर जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ भी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन मर तो नहीं सकता। तो वही बात है, बाणों को देखते ही बैरियों के प्राण छूट गए। हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरा है, बाणों के छूटने से पहले ही बैरियों के प्राण छूट गए। अब देखो, बाण छूटी नहीं हमारे धनुष से, हमने धनुष से, या राम ने, ऐसा हो सकता था कि राम ने बाण चलाई नहीं या छोड़ी नहीं बाण, वहाँ रावण एक्सपायर हो गए, मर गए, ऐसा हो सकता था? नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे अलंकार पढ़ेंगे और 2 क्लास में हम अलंकार को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अलंकार के बाद हम समास या छंद जो कुछ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाने के पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी हमारे चैनल की वीडियो का या हमारे चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। धन्यवाद।